प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10वीं के इतिहास विषय के तीसरे चैप्टर अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना भाग 2 के बारे में। इससे पहले भाग 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था उसका एक पूर्वावलोकन कर लेते हैं। पहले भाग में हमने वैश्विक संपर्क, व्यापार और बीमारी के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश की थी। साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था के उदय और वैश्विक अर्थव्यवस्था के उदय में तकनीकों के योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके साथ ही उपनिवेशवाद और वैश्वीकरण के आपसी संबंधों को समझने का कोशिश किया था हमने। साथ ही भारतीय व्यापार और वैश्विक व्यवस्था को भी हमने देखा था। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हमारा महत्वपूर्ण विषय क्या होगा। आज हम लोग बात करेंगे दो विश्व युद्धों के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के बारे में और युद्धोत्तर सुधार के बारे में, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो युद्धोत्तर सुधार हुए वो और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युद्धोत्तर सुधार हुए उसके बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे कि महामंदी क्यों आई, इसका क्या परिणाम हुआ और युद्धोत्तर काल में विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किस तरह से किया गया, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब देखते हैं कि जब हम आज का सेशन खत्म करेंगे तो इसका अधिकतम परिणाम क्या होगा। इसके बाद शिक्षार्थी दो विश्व युद्धों के कारण मानवता की समस्याओं का आकलन कर पाएंगे, युद्धोत्तर सुधार की प्रक्रिया का विश्लेषण कर पाएंगे, वैश्विक महामंदी के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कर पाएंगे। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। हमने भाग 1 में जो कुछ भी सीखा था उसके आधार पर ये एक गतिविधि करते हैं, फिर हम आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। 19वीं सदी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण एवं हीरा खनन के बारे में जानकारी इकट्ठा करें और सोना और हीरा कंपनियों पर किसका नियंत्रण था, खनिक कौन थे, कहां से आते थे, उनका जीवन कैसा था, इन सारी जानकारियों के आधार पर एक परियोजना कार्य तैयार करें। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या हुआ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 तक पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। इसमें दो पक्ष थे। प्रथम पक्ष में मित्र राष्ट्र थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे और इनके ठीक विपरीत दूसरा पक्ष था जिनको हम केंद्रीय शक्तियां कहते हैं और इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की शामिल था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि प्रथम विश्व युद्ध को पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि इस युद्ध में मशीन गनों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का भयंकर प्रयोग किया गया था। और इसका परिणाम क्या हुआ पता है आप लोगों को? 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, इससे ज्यादा ही लोग घायल हुए और घायलों में ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग हुआ करते थे। इस कारण यूरोप में और दुनिया के कई अन्य भागों में भी कामकाजी लोगों की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि या तो वो युद्ध में रत थे या फिर युद्ध में घायल हो चुके थे या फिर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि परिवारों के आय में गिरावट आई, क्योंकि कमाने वाला ही परिवार में नहीं बचा। पुरुष युद्ध में थे, अतः महिलाओं को भी घर से बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा और महिलाओं के ऊपर इसका दोहरा बोझ पड़ा, क्योंकि उन्हें घर का काम भी करना ही पड़ता था और साथ में उनको बाहर भी काम करना पड़ गया। एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका कर्जदाता बन गया और ब्रिटेन जैसा देश कर्जदार बन गया, उसे उधार लेना पड़ गया। साथ ही उत्पादन, चाहे वो कृषि उत्पादन हो या फिर औद्योगिक उत्पादन हो, उत्पादन गिरना शुरू हो गया और उत्पादन के गिरने से बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो गई।
कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाएं जिन जिन देशों में थीं वो संकट में थीं, क्योंकि कृषि के उत्पादन के गिरने के कारण ग्रामीण आय में कमी हो गई और किसान भी गहरे कर्ज के संकट में फंसता चला गया। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में सुधार की गति काफी तेज रही और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था बृहत उत्पादन। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है हेनरी फोर्ड के द्वारा बृहत स्तर पे कार का उत्पादन किया जाना। 20 के दशक में यूरोप में भी इस उत्पादन पद्धति को अपना लिया गया, जिससे इंजीनियरिंग पर आधारित जितनी भी वस्तुएं बनती थी उनकी लागत और उनके कीमत में कमी हुई। अब औद्योगिकरण के कारण चूंकि मजदूरों को काम मिल रहा था और उनको बेहतर वेतन भी मिल रहा था, इस कारण से बहुत सारी उपभोक्ता वस्तुएं जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन, ये सारी चीजें मजदूरों को भी उपलब्ध होना शुरू हो गया। लेकिन एक खास बात यह थी कि ये सारी चीजें हायर परचेज व्यवस्था पर खरीदी जाती थीं, यानी कि कर्ज लेकर खरीदी जाती थीं। 1923 ईस्वी में अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया। अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात में यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को संकट से उबरने में मदद मिली। अगले 6 सालों में विश्व व्यापार और आय वृद्धि दोनों में काफी सुधार देखा गया, लेकिन 1929 के आते आते पूरी दुनिया महामंदी में फंस गई। तो अब हम ये समझने की कोशिश करें कि ये महामंदी पूरी दुनिया में क्यों आई और इसका परिणाम क्या हुआ। 1929 ईस्वी से लेकर 1932 ईस्वी तक पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी बनी रही और इसके कई कारण थे। जैसे उत्पादन जब बहुत अधिक हो गया तो कृषि उत्पादों की कीमत गिरती चली गई। अब चूंकि कृषि उत्पादों को सही दाम नहीं मिल रहा था, इस कारण किसानों के आय में कमी हो गई। दूसरी बात यह हुई कि 1928 ईस्वी में मंदी का संकेत जैसे जैसे अमेरिका को मिलना शुरू हुआ, अमेरिका ने दूसरे देशों को कर्ज देने में कटौती करना शुरू कर दिया और कई देशों को उसने कर्ज देना बंद कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि जो लोग अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे, उनके सामने एक गहरा संकट आ खड़ा हुआ और आर्थिक महामंदी का उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ा। अब हम समझने की कोशिश करें कि इस आर्थिक महामंदी का पूरे विश्व पर क्या असर पड़ा। सबसे पहली बात, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप के कई बैंक बर्बाद हो गए, क्योंकि जिन लोगों ने बैंकों से लोन लिया था अब वो बैंकों का पैसा वापस करने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए जब उन्होंने लोन वापस करना बंद कर दिया तो बैंकों की आमदनी का जो साधन था वो बिल्कुल खत्म हो गया और इस कारण से कई सारे बैंक बंद हो गए। अगर दूसरे देशों के ऊपर हम ध्यान दें तो पता चलता है कि कई देशों की मुद्रा बिल्कुल गिर पड़ी, उनकी कीमत बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गई और उसका नुकसान औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ कृषि उत्पादन पर भी देखने को मिला। लैटिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहां पर में कृषि और कच्चे माल की कीमतें बिल्कुल ही निचले स्तर पे पहुंच गईं और अमेरिका ने आयातित पदार्थों पर 2 गुना अधिक सीमा शुल्क लगा दिया, जिससे विश्व व्यापार की कमर पूरी तरह से टूट गई। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि महामंदी के असर से अमेरिका भी नहीं बच पाया और अमेरिका के ऊपर महामंदी का बहुत ज्यादा असर हुआ, क्योंकि इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी। अमेरिका में भी कई बैंक दिवालिया हो गए। किसानों के पास उपज तो अधिक थी, लेकिन वह उसे बेच नहीं पा रहे थे, क्योंकि कृषि उत्पादों की कीमत काफी कम हो गई थी। इसका एक नतीजा यह भी हुआ कि कई परिवार कर्ज में डूब गए और
पूरी तरह से तबाह हो गए। कारोबार ठप पड़ गया, बेरोजगारी बढ़ने लगी, औद्योगिक उत्पादन कम हो गया और इस तरह से अमेरिका बहुत ही ज्यादा परेशानी में पड़ गया। अब हम बात करें भारत की। महामंदी का असर पूरी दुनिया में देखने को मिला और भारत भी इससे अछूता नहीं था। तो अब हम यह समझने की कोशिश करें कि इस आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या असर पड़ा। 1928 ईस्वी से लेकर 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात दोनों ही चीजें घट करके लगभग आधा रह गया और इसी पीरियड के दौरान भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई, क्योंकि गेहूं को ना तो कोई अपने देश में खरीदने वाला खरीदार था, ना ही इसका निर्यात हो सकता था। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह हुई कि चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लगान की वसूली में किसी तरह का छूट नहीं देना चाह रही थी और किसानों को लगान देना ही पड़ रहा था, इस कारण से हमारे किसान पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए और गरीबी बढ़ा, क्योंकि बेरोजगारी भी लगातार बढ़ रहा था। अब हम लोग इसी महामंदी पर आधारित एक गतिविधि करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि वैश्विक महामंदी के दौरान आप भारत में रहने वाले एक किसान थे। अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें इस बात की चर्चा कीजिए कि आर्थिक महामंदी का आपके ऊपर क्या असर पड़ा और इस विपत्ति से उबरने के लिए आपने क्या प्रयास किए। दोस्तों, जहां तक भारत का संबंध है तो इसी महामंदी के दौरान भारत से कीमती वस्तुओं, विशेषकर लगातार सोने का निर्यात किया जाने लगा। यह हमेशा ध्यान रखने वाली बात होगी कि इस समय भारत देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। जिस समय देश को सबसे अधिक कीमती धातुओं की जरूरत होती है, महामंदी के दौर में सोने का निर्यात हमारे देश से विदेशों को किया जाने लगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुआ करते हैं जिनका नाम है कीन्स। कीन्स महोदय कहते हैं कि भारत से सोने के निर्यात के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में काफी मदद मिली। शहरों में रहने वाले जो मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी थे, उनकी स्थिति तो ठीक ठाक थी। इसका कारण यह था कि महीने के अंत में उनका वेतन आ जाता था, जिस कारण से वो इस समस्या से बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हुए। शहरों में जो जमींदार लोग रहते थे, उनकी स्थिति भी मजबूत थी, क्योंकि हर महीने के अंत में उनके पास उनका निश्चित भाड़ा आ जाता था, तो उनकी आय स्थिर थी। इस कारण से शहरों में रहने वाले जो मध्यम वर्गीय वेतनभोगी वर्ग के लोग थे या फिर जो जमींदार शहरों में रहते थे, उनके ऊपर महामंदी का बहुत असर देखने को नहीं मिला। एक खास बात यह हुई कि उद्योगों की रक्षा करने के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए और इससे भारत में औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में तेजी आई और नए नए उद्योगों के खुलने का रास्ता साफ हुआ। अब हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक पूरी दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया और इसमें भी दो पक्ष थे। पहला पक्ष धुरी शक्तियां कहलाती थी, जिसमें जापान, जर्मनी और इटली थे, और दूसरा जो पक्ष था वह मित्र राष्ट्र कहलाता था और उसमें ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। इस युद्ध में लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए और आर्थिक और सामाजिक तबाही तो बेहिसाब हुई, जिसका अंदाजा लगाना बहुत कठिन था। इस युद्ध के अंत में एक खास बात यह हुई कि पूरी दुनिया में 2 गुट बन गए। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, और पूरी दुनिया में एक जो इसका असर देखने को मिला वो था शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वार। लेकिन इसके साथ ही आर्थिक व्यवस्था का बना रहना बहुत जरूरी था। इस कारण से
युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वो था आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार। इसके लिए भी कोशिश किया जाने लगा। इसी फ्रेमवर्क पर, यानी कि आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार के फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में कुछ सहमति बनी। इसके जो सदस्य देश थे उन्होंने विदेशी व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। साथ ही युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसों की जरूरत थी, तो पैसों का इंतजाम हो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक अर्थात विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन किया गया। यही कारण है कि विश्व बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही दोनों की स्थापना हुई थी और इसके बाद इन्होंने दोनों संस्थाओं ने 1947 ईस्वी में औपचारिक रूप से काम करना भी शुरू कर दिया था। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों संस्थाओं के ऊपर अमेरिका का प्रभाव बहुत अधिक था। क्यों? क्योंकि दोनों ही संस्थाओं यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों के किसी भी फैसले को अमेरिका वीटो कर सकता है। यानी कि यदि अमेरिका को यह लगता है कि जो भी फैसला वर्ल्ड बैंक या IMF ने किया है ये उसके हित को किसी भी तरह से प्रभावित करता है, तो अपने वीटो के वोट से उस फैसले को बदलने की शक्ति अमेरिका रखता है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की एक खास बात यह थी कि यह निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। इस व्यवस्था में राष्ट्रीय मुद्राएं, जैसे अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारतीय मुद्रा रुपया और अमेरिकी मुद्रा डॉलर, दोनों एक साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधे हुए थे। यानी कि $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे यह मूल्य स्थिर किया गया था और डॉलर का मूल्य भी सोने से बंधा हुआ था और इस व्यवस्था के अंतर्गत $1 की कीमत 35 औंस के बराबर निर्धारित की गई थी। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के जारी होने के बाद 1950 ईस्वी से 1970 ईस्वी के बीच विश्व व्यापार के विकास की दर सालाना 8% से भी ज्यादा रही और इसी दौरान वैश्विक आय में 5% की दर से वृद्धि हुई। इस दौरान अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी की दर 5% से कम रही। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकासशील देशों को इसका फायदा नहीं हुआ। विकासशील देशों में भी इस दौरान आधुनिक तकनीक आए, आधुनिक उपकरण आए और पूंजी भी निवेश किया गया। ज्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तीव्र प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। अतः उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, जिसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर कहा जाता है, इसके लिए उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया और ग्रुप 77 के रूप में संगठित हो गए। इसमें ग्रुप 77 में कुल 77 यानी 77 विकासशील देश सदस्य के रूप में संगठित थे और इसका मुख्य उद्देश्य था कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके और यूरोप या अमेरिका कोई भी उनके संसाधनों पर किसी तरह का नियंत्रण स्थापित न कर सके। साथ ही उनके विकास के लिए विश्व के जो विकसित देश थे उनसे आर्थिक सहायता मिले। कच्चा माल जो इन देशों से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था, उसके लिए उन्हें कच्चे माल के लिए सही दाम मिले और
जो तैयार माल इन विकासशील देशों में बनता था, उनको विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले ताकि उनको भी इसका लाभ हो। 60 के दशक के बाद अमेरिकी डॉलर प्रधान मुद्रा नहीं रही। पहले तो इसका बड़ा सम्मान था और डॉलर निर्विवाद रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय प्रधान मुद्रा थी। लेकिन 60 के दशक के बाद स्थिति में परिवर्तन आया और सोने की तुलना में डॉलर की कीमत भी गिरने लगी। इसके साथ ही स्थिर विनिमय दर की जो व्यवस्था लागू की गई थी वह भी विफल हो गई और अब अस्थिर विनिमय दर की व्यवस्था पूरे दुनिया में शुरू हो गई। 70 के दशक के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से विकासशील देश कर्ज और विकास संबंधी सहायता ले सकते थे। विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में अपना कारोबार करना पसंद करने लगीं जहां उन्हें सस्ता मजदूर मिल जाता था और साथ ही बड़ा बाजार उपलब्ध हो जाता था। इस तरह से ब्रेटन वुड व्यवस्था का पूरी तरह से खात्मा हो गया और वैश्वीकरण की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। अब हम लोग अंत में एक गतिविधि करते हैं। आप इस इमेज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि यहां क्या हो रहा है और बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वैश्वीकरण के होने से जो फायदे और नुकसान हुए दोनों बराबर नहीं हैं। अर्थात वैश्वीकरण के फायदे भी हुए लेकिन साथ साथ नुकसान भी हुए। आप किस पक्ष का समर्थन करते हैं? अपने कथन के पक्ष में आप तर्क दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने भूमंडलीकृत विश्व का बनना समझा। आशा है इस चैप्टर को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।